हाँ, ऋषि सुनक का आना तो हमारे देश के सेकुलरों को काफी खल भी गया होगा। जो भी राष्ट्राध्यक्ष आए हैं उनको स्वागत के लिए जो मोदी कैबिनेट के मंत्री रहे हैं, वो चाहे वो हम अश्विनी चौबे हो रहे हो, चाहे वो जनरल गाजियाबाद के जो सांसद हैं विजय, और वो भी उनके स्वागत के लिए लगे रहे। इन तमाम विवादों के बाद भी हम बात करें तो रशिया के जो विदेश मंत्री हैं वो भी भारत आए, तो कई लोग आए हैं, उनका स्वागत किया जा रहा है। साथ साथ इस पूरे लम्हा में हम भारत ने अपनी पॉलिसी को और मजबूत करते हुए भारत में देखिए G20 देश के लिए सम्मेलन हो रहा है, तो दुनिया भर के जो 20 बड़े मुबालिक हैं, जो बड़े ताकतवर देश हैं, वो तो भारत आ ही रहे हैं। और भारत ने अपने पड़ोस को भी खासा ध्यान में रखते हुए भारत ने बांग्लादेश को भारत में बुलाया है। नमस्कार, जय सिया राम, वंदे मातरम, हर हर महादेव। एक बार फिर आप सभी दोस्तों का जनमानस समाचार के आज के हमारे इस एपिसोड में आपका स्वागत है। कार्यक्रम में हम आगे बढ़े तो सबसे पहले आपसे गुजारिश है कि आप हमारे चैनल को लाइक कर ले, शेयर कर ले और सब्सक्राइब कर ले। सब्सक्रिप्शन के बाद हमारे एपिसोड का नोटिफिकेशन आपको स्वतः मिलता रहेगा। चलिए आज हम बात करें। आज हम बात करेंगे तो आज हमारे साथ 3 मुद्दे हैं। पहला मुद्दा है भारत में G20 सम्मेलन जो हो रहा है, तो दुनिया भर के जो दिग्गज राष्ट्र हैं वो भारत पधारने लग गए हैं, भारत आने लग गए हैं, चर्चाएं होने लग गई हैं। और हम बात करेंगे घूसी का बाईपोल इलेक्शन। ऐसे तो हमारे देश में बाईपोल इलेक्शन कई हुए हैं, झारखंड में हुए, त्रिपुरा में हुए, यूपी में हुए, पश्चिम बंगाल में हुए, केरला में हुए, लेकिन हमारी जो इंडी गठबंधन है और जो हमारा विपक्ष है और जो हमारे जो सेकुलरिज्म के उपासक हैं और जो पेड़ पे लात खाए चीनी पत्रकार हैं, उनका ज्यादा फोकस घूसी बाईपोल इलेक्शन में ही क्यों है। और हमारा तीसरा पॉइंट होगा राहुल गांधी, क्योंकि राहुल गांधी के बात किए बिना कोई चर्चा, वो कोई भी प्रोग्राम वो अधूरी ही रह जाएगी। यहाँ देश में G20 सम्मेलन हो रहा है, तो राहुल गांधी जी ब्रुसेल्स चले गए हैं। ब्रुसेल्स में जाकर वो लोगों से मिल रहे हैं। ब्रुसेल्स में जाके यूरोपियन यूनियन के साथ वो गलबहियां कर रहे हैं, बैठकें कर रहे हैं। यूरोपियन यूनियन के उन नेताओं से मिल रहे हैं जो भारत विरोधी एजेंडा को हवा देते रहते हैं, जो भारत विरोधी कहानियों को रंग रूप देते रहते हैं। उनसे मिले हैं, उनसे बात कर रहे हैं और साथ साथ बात करते करते कह रहे हैं कि अब भारत में डेमोक्रेसी खतरे में है, क्योंकि राहुल बाबा को लगता है कि हिंदुस्तान में डेमोक्रेसी नाम की चीज नहीं रही है। जब तक राहुल बाबा सत्ता में नहीं आएंगे तो हिंदुस्तान में डेमोक्रेसी हो ही नहीं सकती है, उनके कथन के अनुसार। आइए हम बात करें। भारत में G20 सम्मेलन शुरू हो गया है। दुनिया भर के दिग्गज राष्ट्रों के जो अधिपति हैं, जो सर्वे सर्वा हैं, वो भारत की सरजमी दिल्ली में पधारने लग गए हैं। कल हमने देखा कि कल ऋषि सुनक भी आए। ऋषि सुनक को रिसीव करने के लिए भाजपा के कई नेता मौजूद थे। तो हमने देखा कि जो बाइडेन भी आए हैं, यूरोपियन यूनियन की जो प्रेसिडेंट हैं वो भी आई, कई लोग आए, तो मुलाकातों का दौर शुरू हो गया। ये जो पूरा जो मुलाकातों का दौर हो रहा है, G20 शिखर सम्मेलन हो रहा है, इसमें सबसे ज्यादा जो लाइमलाइट किसी ने लूटा है, सबसे ज्यादा किसी को लाइमलाइट मिला है, तो वो ऋषि सुनक को है। ऋषि सुनक भारत आए। भारत आने के बाद उन्होंने जय श्री राम से उनका स्वागत हुआ और उन्होंने आने के बाद कहा है कि वो उन्हें मौका मिला तो रामलला के दर्शन जरूर करेंगे, अयोध्या जरूर जाएंगे। भारत आने के बाद ऋषि सुनक ने कहा है कि जो भारत विरोधी एजेंडा फैलाते हैं, जो भारत विरोधी कहानियों को अंजाम देते हैं, जो भारत विरोधी कहानियों को हवा देते हैं, उन पर ब्रिटेन सख्त से सख्त कार्रवाई करेगी। उन्होंने उस लम्हा को याद किया जब भारतीय उच्चायोग के सामने खालिस्तानियों ने चढ़कर भारतीय ध्वज का निरादर किया था, तो उन्होंने कहा
कि खालिस्तानियों पर जमकर बरसेंगे और खालिस्तानियों पर जमकर कार्रवाई करेंगे। ऋषि सुनक का आना सिर्फ इसलिए चर्चा का केंद्र बिंदु नहीं है, सिर्फ इसलिए चर्चा की कहानी नहीं है कि वो पहले हिंदू हैं जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बने हैं। उनका चर्चा का केंद्र बिंदु इसलिए भी हो जा रहा है क्योंकि उनकी जो पत्नी है वो खुद भारतीय हैं और उनके ससुर जो हैं और उनकी सास जो है वो भारतीय उद्योगपति सुधा मूर्ति, और जो उनकी सास है और उनके ससुर जो है वो उद्योगपति हैं, वो भारत के रहने वाले हैं। उनकी जड़ें हिंदुस्तान से है और उनके बारे में ये भी कहा जा रहा था जब वो राष्ट्रपति नहीं थे, जब भारत आते थे वो दिल्ली की सड़कों पर घूमा करते थे, दिल्ली की कहानियों में वो मजे लिया करते थे। और दिल्ली के साथ उनका घनिष्ठ संबंध भी रहा है और खुद भी सनातनी है और खुद भी सनातनी परंपरा से वो अवगत है। एक तो ये बात हो गई ऋषि सुनक की। हाँ, ऋषि सुनक का आना हमारे देश के सेकुलरों को काफी खल भी गया होगा। जो भी राष्ट्राध्यक्ष आए हैं उनको स्वागत के लिए जो मोदी कैबिनेट के मंत्री रहे हैं, वो चाहे वो हम अश्विनी चौबे हो रहे हों, चाहे वो जनरल गाजियाबाद के जो सांसद हैं विजय, वो भी उनके स्वागत के लिए लगे रहे। इन तमाम विवादों के बाद भी हम बात करें तो रशिया के जो विदेश मंत्री हैं वो भी भारत आए, तो कई लोग आए हैं, उनका स्वागत किया जा रहा है। साथ साथ इस पूरे लम्हा में हम भारत ने अपनी पॉलिसी को और मजबूत करते हुए भारत में देखिए G20 देश के जो सम्मेलन हो रहा है, तो दुनिया भर के जो 20 बड़े मुबालिक हैं, जो बड़े ताकतवर देश हैं, वो तो भारत आ ही रहे हैं। और भारत ने अपने पड़ोस को भी खासा ध्यान में रखते हुए भारत ने बांग्लादेश को भारत में बुलाया है। बांग्लादेश वो राष्ट्र है हमारे पड़ोसी देशों के बीच में जिसकी अर्थव्यवस्था अच्छी है, जो अच्छा ग्रोथ कर रहा है। और साथ साथ हम बात करें अपने पड़ोस के सबसे छोटे देश मॉरिशस को भी भारत ने बुलाया है। तो ये कहानी काफी जबरदस्त तरीके से दिख रही है, बहुत अच्छी केमिस्ट्री यहाँ पर देखने को मिल रही है। जो बाइडेन भी आए हैं, जो बाइडेन आए और आगे उनके गजब का कॉन्फिडेंस उनमें नजर आ रहा था और गजब की बातें नजर आ रही थी। जो गर्मजोशी का माहौल है, ये देखकर जो विदेशी राष्ट्राध्यक्ष थे वो काफी गदगद नजर आ रहे थे। ये पहला मौका हुआ है कि जब कोई राष्ट्राध्यक्ष आता है तो वो होटल जाता है या जो ठहरने का प्रबंध होता है वहां जाता है। जो बाइडेन आया है वो जहां प्रधानमंत्री निवास है 7 RCR प्रधानमंत्री के आवास पे जाकर जो बाइडेन ठहरे हैं, ये बातें बिल्कुल कुछ अलग और कुछ अलहदा नजर आ रही है। ये कहानी बिल्कुल अलग नजर आ रही है। कहानी ये स्पष्ट हो रहा है कि इस समय देश की मौजूदा स्थिति है, जो इस समय देश की मौजूदा सरकार है और जो ब्रिटिश सरकार हो या फिर हम बात करें अमेरिकी सरकार हो, उसके बीच में इस समय जो बॉन्डिंग है वो काफी अच्छी नजर आ रही है। लेकिन पहले ऐसा नहीं होता था कि अमेरिका के जो राष्ट्रपति हों वो भारत के प्रधानमंत्री को खोजे कि भारत के प्रधानमंत्री कहाँ हैं, वो उनसे मिलने की उत्सुकता जगाएं, उनसे मिलने की इच्छा जगाएं। इस तरह की बातें पहले कहाँ नजर आती थी। आज से G20 सम्मेलन शुरू हो रहा है और ये 2 दिन चलेगा। देखिए इसमें क्या होता है क्या नहीं होता है। बहुत सारी कहानी यहाँ पर पढ़ने, देखने और सुनने को मिलेगी। हम बात करें तो इटली की भी प्रधानमंत्री आए, उनका आना उनका गजब का आकर्षण था और सब देशों से लोग हैं। इसकी आकर्षण की कहानी कुछ अलग ही कहानी को बयां करती नजर आ रही है। तो अब हम बात कर लेते हैं अपने दूसरे टॉपिक पर। बाइपोल इलेक्शन हुए थे 7 जगहों पर। इन बाइपोल इलेक्शन में भिन्न भिन्न पार्टियां थीं। हम बात करें जो झारखंड के डुमरी में चुनाव हुआ बाइपोल, एनडीए गठबंधन थी, वहां पर जेएमएम जीत गई, तो इसको इंडिया की जीत के तौर पर मनाया जा रहा है। तो केरला में इलेक्शन था, वहाँ ओमान चांडी जीत गया, लेफ्ट सरकार थी वहां पर, तो इसे वो अपनी जीत के तौर पर देख रहे हैं। हम बात करें तो बंगाल में था, बंगाल में ऑब्वियसली ममता बनर्जी जीत गई, तो वहां पर वो जीत के चर्चे हो रहे हैं। और उत्तर प्रदेश में था, उत्तर प्रदेश का घोसी बाइपोल इलेक्शन। घोसी बाइपोल इलेक्शन इसलिए ज़्यादा चर्चा में है
इसको लेकर लेफ्ट, लिबरल, सेकुलर और जो वामपंथी पत्रकार हैं, जो वामपंथी कहानीकार हैं, जो पेट पे लात खाए हुए खैराती हैं, और जो चाइनीज पत्रकार हैं, वो कह रहे हैं कि ये मोदी सरकार का किला ढह गया है, मोदी सरकार की किला की कहानी एकदम सपाट हो गई है। ये इंडिया गठबंधन का जीत है, ये इंडिया अलायंस का जीत है, ये इंडिया की कहानी का जीत है। और वो फिर जो भाजपा के जो उम्मीदवार थे तारा सिंह, उनको लेकर बातें कही जाने लग गई। फिर जो सुधाकर जो समाजवादी पार्टी जीते हैं, कहा जा रहा है कि अखिलेश की बढ़ती वर्चस्व है, ये इंडिया गठबंधन का प्रभाव है। अब मोदी का जो लहर है वो खत्म हो गया है, योगी का लहर खत्म हो गया है। मतलब बाइपोल इलेक्शन को वो जीत के तौर पर देख रहे हैं। जो 7 जगह चुनाव हुए, 2 जगह भाजपा जीती। हम बात करें वो त्रिपुरा में, और 1 जगह उत्तराखंड में जीती, उसकी कोई चर्चा नहीं है, उसकी कोई बात नहीं। लेकिन सबसे ज्यादा फोकस बाइपोल इलेक्शन में है। लोग कहने लग गए कि भैया इनका जो रंग उतरने लग गया है, इनकी पानी उतरने लग गई है। ये जो इंडिया गठबंधन है, जो इंडिया अलायंस है, इससे लेकर इन्हें बहुत ज्यादा उम्मीदें हैं। अब ये इसको 2024 के आने वाले आम चुनाव के तौर पर देख रहे हैं। जो 2 जगह भाजपा जीती, हम बात करें वो त्रिपुरा की। त्रिपुरा वामपंथियों का इलाका हुआ करता था, वामपंथियों का गढ़ था। वहां पर जो 1 जगह भाजपा जीती है वो मुस्लिम बहुल इलाका है, उसका मुझे नाम नहीं याद आ रहा अभी। वहां पर 85% मुस्लिम है, वो बांग्लादेश बॉर्डर के नजदीक है त्रिपुरा में। वहां पर भाजपा जीत गई, इसको लेकर कोई चर्चा नहीं है। और 1 सीट जीती है त्रिपुरा में, वो माणिक सरकार की सीट हुआ करती थी, जो कम्युनिस्ट के बहुत बड़े नेता थे, उनकी सीट में भाजपा जीती। तो उसको लेकर कोई चर्चा नहीं, लेकिन उनका सारा फोकस, सारा कहानी, सारी चरित्र, सिर्फ कहानी का किरदार जो है वो सिर्फ घुसी बाइपोल इलेक्शन की कहानी की ओर ही उमड़ता घुमड़ता नजर आ रहा है। ये जो इंडिया गठबंधन है, इसमें जेएमएम जीत गई, इसमें वाम दल जीत गए, इसमें अन्य पार्टी टीएमसी जीती है। तो लेकिन इसको बता रहे हैं, इसको 4-3 से दिखा रहे हैं, इसको 4-3 से कहानी, सारे पार्टियों को मिक्सअप करके और उसको वोट परसेंटेज को मोदी सरकार और मौजूदा सरकार से और जो आने वाले 2024 के जो आम चुनाव हैं उस कहानी से तौल कर देखने की पुरजोर कोशिशें की जा रही हैं। तो भाई कितना सही होगा, कितना गलत होगा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन हाँ, हम कहते हैं छोटी छोटी खुशियों में भी बड़ी खुशी तलाशना जो लात खाए लोग होते हैं उनके लिए आसान काम होता है। छोटी खुशी है, अब बड़ी खुशी क्या होने वाली, आने वाला समय क्या होगा, ये तो सोचने और समझने वाली बात होगी। अब हम बात कर लेते हैं राहुल गांधी जी की। राहुल गांधी जी ब्रुसेल्स गए हैं, ब्रुसेल्स में जाके वो दौरा कर रहे हैं। भारत में G20 का सम्मेलन हो रहा है और वहां जाकर बोल रहे हैं भारत में डेमोक्रेसी खतरे में है, डेमोक्रेसी की कहानी खतरे में है, भारत में अभिव्यक्ति की आज़ादी को दबाया जा रहा है, अभिव्यक्ति की आज़ादी को लगातार छीड़ किया जा रहा है। वो यूरोपियन यूनियन के उन लाख खाए हुए खैरातियों से मिल रहे हैं जिन्हें हिंदुस्तान में गड़बड़ नजर आता है, जिसको हिंदुस्तान की कहानी में गड़बड़ नजर आता है, जो हिंदुस्तान को लोग लेकर एंटी एजेंडा, एंटी कहानी की तस्वीर खींचते रहते हैं, एंटी इंडिया की कहानी को गढ़ते रहते हैं, गाहे बगाहे बात करते रहते हैं, उनसे वो मिल रहे हैं। इस पूरा कार्यक्रम का आगाज किया है ओवरसीज कांग्रेस के उनके अंकल सैम पैत्रोदा जो है इसके कर्ता धर्ता है। यहाँ भारत में G20 चल रहा है, वो विपक्ष के बड़े नेता हैं, विपक्ष के सर्वमान्य नेता हैं राहुल जी, और वो यहाँ भारत छोड़कर और जाकर बैठे हुए हैं ब्रुसेल्स में और भारत विरोधी एजेंडा की कहानी को बात कर रहे हैं। तो राहुल, लोग कहते हैं कि राहुल है तो मुमकिन है, जब तक राहुल जी है तब तक मोदी को कोई हिला भी नहीं सकता है, क्योंकि राहुल गांधी की अनर्गल बयानबाजी ही मोदी जी को बढ़ने का एक रास्ता को प्रशस्त करता है। क्योंकि राहुल गांधी जो हैं वो हमेशा लूप होल्स करते हैं और उनका लूप होल्स कहीं ना कहीं मोदी के लिए फायदेमंद हो जाता है। सिर्फ आजकल राहुल गांधी ही लूप होल्स नहीं कर रहे हैं, उनके नेता भी लूप होल्स करने के लिए तैयार नजर आ रहे हैं। G20 के सम्मेलन है, G20 के सम्मेलन में तमाम मुख्यमंत्रियों को इनवाइट किया गया है, उनको इन्विटेशन दिया गया है, नीतीश जी को भी इन्विटेशन दिया गया है और मुख्यमंत्री हैं उन्हें भी इन्विटेशन दिया गया है। कुछ लोग जो हैं वो नहीं आ पा रहे, कह रहे हैं उनकी कार्यकाल व्यस्त है, फ्री नहीं है, नहीं आ पाएंगे। तो इन लोगों को गया है, राष्ट्रपति द्वारा उन्हें आमंत्रित किया गया है। तो हम बात करें विपक्ष के नेता खड़गे साहब बोले हैं कि उन्हें आमंत्रित नहीं किया गया तो भैया, और यूपीए की
चेयरपर्सन रही। सोनिया गांधी जी को भी आमंत्रित नहीं किया गया है और कहा जा रहा है कि ये बदले की भावना से किया जा रहा है, क्योंकि दुनिया भर के देश के नेता आ रहे थे, कम से कम विपक्षी गणमान्य नेता। सोनिया गांधी जी को भी इनवाइट करना चाहिए था, क्योंकि उनकी एक ही खासियत है कि वो नेहरू गांधी परिवार से आती है। नेहरू गांधी परिवार से होने से कम से उनको इनवाइट करना चाहिए था। अगर उन्हें इनवाइट किया गया है नहीं किया गया, इस पर बवाल हो रहा है, तो मैं आपको कुछ दिनों पीछे ले चलता हूँ। जब 15 अगस्त था तब खड़गे को भी उस प्रोग्राम में आमंत्रित किया गया था। खड़गे नहीं आए थे और जाकर अपने पार्टी दफ्तर में जाके झंडोत्तोलन कर रहे थे। जब उनसे पूछा गया था तो वो कह रहे थे कि उनका तबीयत ठीक नहीं था, इसलिए वो नहीं जा पाए थे। तो कांग्रेस दफ्तर जाने के लिए उनकी तबीयत ठीक थी, लेकिन यहाँ उनकी तबीयत ठीक नहीं थी। मतलब कहने का तात्पर्य यह है कि उनकी पीड़ा, उनकी वेदना, उनकी पार्टी के प्रति समर्पण और जो मोदी और राष्ट्र के प्रति जो घृणा की भावना है, वो भावना यहाँ पर पूरी तरह से संप्रेषित होती नजर आ रही है। वो कहानी यहाँ पर बिल्कुल चरितार्थ होते नजर आ रही है। उन्हें राष्ट्र से लेना देना नहीं है, इन्हें सत्ता से लेना देना है। ये सत्ता के भूखे हैं, वो सत्ता की कहानी को अपने में आजमाने की कोशिश करते नजर आ रहे हैं, अपनी कहानी को यहाँ पर गढ़ते बढ़ते नजर आ रहे हैं। और राहुल गांधी का जो दौरा है वो तो आप जान ही रहे हैं कि न जाने कौन सा वो नया लूपहोल्स जो उनका है वो पक्ष को देंगे। वो सारी कहानी यहाँ पर चरितार्थ होते नजर रहेगी। तो देखते हैं कहानी में आगे क्या होगा, चरित्र में क्या होगा, चेहरा में क्या होगा। लेकिन ये बातें समझ में आ गई हैं कि यहाँ पर जो एजेंडा है पूरी तरह से क्लियर होता नजर आ रहा है। और ये बात को लेकर जो विपक्ष है वो छाती पीटते नजर आ रहा है कि भाई सबको बुलाया जा रहा है, मल्लिकार्जुन खड़गे को नहीं बुलाया जा रहा है। इसको लेकर उन्होंने एक कविता भी पोस्ट की है और कहानी भी साफ साफ नजर आ ही रही है। भैया क्यों बुलाया जाए, जब बुलाते हैं तो आते नहीं हैं। और ये वही लोग हैं जो इस देश को धर्म और संप्रदाय और पंथ के नाम पर बांटने के काम करने लग जाते हैं। इस देश के बहुसंख्यक वर्ग को गालियां देने लग जाते हैं। तो क्या ठिकाना कि वहां जाकर भी अपनी राजनीति की एजेंडे को हवा देते नजर आए। तो आज से G20 शुरू है, देखते हैं क्या होता है, उसकी कहानी में क्या अमूलचूल परिवर्तन होता है, देखते हैं। दोस्तों गुजारिश है लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब कर रेड बटन जरूर दबाएं। तो फिर हाजिर हूँ एक नई कहानी के साथ, नए एपिसोड के साथ, नई चर्चा के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय सिया राम, वंदे मातरम। सब्सक्राइब जरूर करिएगा।